सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, जो आज आपका पेपर हुआ है इंग्लिश का 9 अप्रैल 2025 को 4th सेमेस्टर का, उसका यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। और आप लोग बहुत खुश होंगे जो लोग सुबह जो है रिवीजन करके गए थे और रेनू मैम का आपने मास्टर क्लास अटेंड किया था, वहां से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल गए हैं यहाँ पे। तो मुझे पता है सुबह सुबह आप लोग जो लोग करके गए थे रिवीजन क्लास, सुपर फास्ट रिवीजन, वहां से आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन मिलने देखने को मिल गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले मैं आपको आंसर करा देता हूं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं क्या? क्लासिकल मेथड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है और पुराना तरीका है पढ़ाने का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करके जो है वो चीजों को सीख पाए। तो यहाँ पे डिमेरिट्स क्या खामी है ये पूछा है। तो स्टूडेंट्स गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम देयर फेलोज, अपने साथियों से बात करके कम्युनिकेट करके उनको और अच्छे आइडियाज जो हैं वो पता चलते हैं। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव चीज है। तो ये डिमेरिट नहीं है, ये मेरिट है। दिस अप्रोच निग्लेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो है रीडिंग और राइटिंग को नेग्लेक्ट कर देना बिल्कुल, जो कि इस अप्रोच में होता है, ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। तो ये आपका जो है डिमेरिट होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन एक्टिव। तो ये अच्छी बात है, डिमेरिट नहीं है। स्टूडेंट्स डेवलप द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद देखिए तो आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है, दिस अप्रोच नेग्लेक्ट्स द रीडिंग एंड राइटिंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन गिवन सेंटेंस, दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। यह एक अस्पताल है, कृपया धीरे बोलें। अब यहां पे क्रिया क्या है, देखिए आपको एडवर्ब बताना है, यानी कि ऐसा शब्द आपको चुन के बताना है जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो। तो यहाँ पे पहले क्रिया क्या है, प्लीज स्पीक क्वाइटली, कृपया धीरे बोलिए। तो बोलना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, और धीरे क्वाइटली ये क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा क्वाइटली, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस, इट वॉज गेटिंग डार्कर। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तो इट वॉज देखिए लगा है, मतलब कि पास्ट टेंस है। गेटिंग आईएनजी फॉर्म है, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और डार्कर, ठीक, अंधेरा होता जा रहा था। तो ये आपका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए ऑप्शन 3 में दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने सुबह आपको कराया था। बताया बच्चा की जगह जगह लिखा रहता है क्या, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हो जाएगा ऑफ, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपने सही कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो ये 5 बहुविकल्पी और इसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। नो सूनर डिड आई सी हिम डैश ही फ्लेड। तो नो सूनर, जैसे ही डिड आई सी हिम, मैंने उसे देखा, ही फ्लेड, वह भाग गया। तो नो सूनर के साथ क्या प्रयोग होता है, बार बार आपको बताया मैंने, देन। तो नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही फ्लेड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिया गया है और आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। शी सेड दैट शी कुड डांस। तो शी शेड, अब सबसे पहले सी सेड का सी सेड ही रहेगा यहाँ पे। तो शी सेड दैट हट जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है जा रहा है किसमें,
ये डायरेक्ट स्पीच में जा रहा है, मतलब कि वह खुद बोल रही है अपने मुंह से इस तरीके से। तो शी शेड शी कुड डांस। अब शी का क्या होगा, सी की जगह अब क्या प्रयोग होगा, वह खुद बोल रही है तो बोलेगी, वो खुद को शी तो नहीं बोलेगी, वो खुद को आई बोलेगी। तो शी शेड दैट आई कुड का हो जाएगा कैन डांस। तो शी सेड आई कैन डांस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी हैव स्पोकन, हमने बात की है। अब इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी, और यहां पे वी के साथ क्या लगेगा, हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीन, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म भी लगेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्पीकिंग, वी हैव बीन स्पीकिंग, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टाइम इज मनी, समय ही धन है, ये बार बार आपसे कहा जाता है, टाइम इज मनी। तो इसमें देखिए समय ही धन, अगर हिंदी में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे समय पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। टाइम आपका जो है वो नाउन है जिसके बारे में यहां पे बात हो रही है, लेकिन आप देखेंगे टाइम और मनी, या मैं बोलूं आपसे सिटी, बुक, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कॉमन नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। तो यहां पे आपका टाइम और मनी ये दोनों ही नाउन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। यहां पे देखिए पैसिव वॉइस में दिया है, द कुकीज आर बेक्ड बाय हर, कुकीज उसके द्वारा बेक की जा रही हैं। अब यहां पे इसको एक्टिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, यहां पे है कुकीज उसके द्वारा बेक की जाती हैं, और इसको जब हम बोलेंगे एक्टिव में तो वह कुकी बेक करती है। तो ये हो जाएगा सी बेक्स द कुकीज। कुकीज ये आपका बिस्किट की तरह होता है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा शी बेक्स द कुकीज। इसके बाद देखिए 11th है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट, अगर तुमने कठोर मेहनत की होती तो क्या होता, यू पास्ट, और यहां पे संभावना जताना है तो यू, तो यहां पे कुड हैव या वुड हैव का प्रयोग होगा। तो वुड हैव, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिया आपने। ये 11वां प्रश्न आपने बिल्कुल सही किया होगा, ये 11वां प्रश्न आपने बिल्कुल सही किया हुआ होगा यहाँ पे, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया था, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे देखिए पहला क्या है, SECALST, तो ये लास्ट में क्या, लिस्ट की तरह, तो इस स्पेशलिस्ट, ये क्या है आपका स्पेशलिस्ट। तो यहां पे आपका क्या भरा जाएगा, यहां पे आपका पहले आएगा P, फिर इसके बाद C के बाद I आ जाएगा और LIST, तो ये हो जाएगा क्या, स्पेशलिस्ट आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका डेंजरस तो नहीं बनेगा, ये आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। तो DIAGNOIS, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, किसी रोग के पीछे के क्या कारण है, ये डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस उसी प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उपचार निदान जिसे हिंदी में बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से स्पेशलिस्ट और डायग्नोसिस, ये आपके दो वर्ड जो है स्पेलिंग आपको फिल करना था, और मोस्टली देखिए पहले में भी 2 जगह आई आया है, बाद में भी 2 जगह आई आया है, और P और N आए हैं। इस तरीके से
ये आप देख लिया प्रश्न संख्या 12। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द जनरल एम्स ऑफ प्रोज टीचिंग। प्रोज क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गद्य। गद्य पढ़ाने के क्या यहाँ पे आपके एम्स होते हैं, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एम क्या होता है प्रोज टीचिंग का, तो द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। जो सीखने वाले हैं उनके भाषा के विकास के लिए जो है वो प्रोज टीचिंग की जाती है। इट इज द इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। द लैंग्वेज एबिलिटी हेल्प्स द लर्नर टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। A textbook is a major tool in the hand of language teacher to teach prose and poetry। ठीक है, तो ये इस तरीके से एम्स जो है आप लिख सकते थे कि भाषा का विकास, आप चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन एडवर्ब विथ एग्जाम्पल्स। आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइन एडवर्ब विथ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखिए, an adverb is a word that modifies or describe a verb, adjective, another adverb, or even a whole sentence, providing more information about how, when, where or what extent something happens। तो adverb क्या होता है, ये आपकी जो है क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे she sings loudly, वह तेजी से गाती है। He ran quickly, वह तेजी से दौड़ता है। The house is very big, घर बहुत बड़ा है। घर कैसा है, बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से ये एडवर्ब हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, What is the use of audio visual aids? Give some examples of audio visual aids। तो आपके ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ये आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स इनहैंस लर्निंग बाय एंगेजिंग बोथ साइट एंड साउंड, मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल, एंगेजिंग एंड मेमोरेबल, व्हाइल एग्जांपल्स इंक्लूड टेलीविजन, फिल्म्स एंड कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है, इससे वो ज्यादा इंगेज हो रहा है कंटेंट से और बहुत अच्छे ढंग से वो जो है सीख पा रहा है। तो इस तरीके से ये यूज हो गया आपका ऑडियो विजुअल एड्स से। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके ऑडियो विजुअल एड्स के, टेलीविजन, फिल्म्स, कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिसनिंग स्किल इन टीचिंग इंग्लिश। लिसनिंग स्किल का क्या महत्व है इंग्लिश शिक्षण में। तो इन टीचिंग इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेटिव competence as they enable student to understand spoken language, improve pronunciation and enhance overall लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए बच्चा जितने अच्छे से जो है उसमें सुनने की क्षमता जो है वो डेवलप होगी, जितना अच्छा भाषा को वो सुन पाएगा उतने ही अच्छे से वो भाषा को समझेगा, भाषा के वोकैब को समझेगा, प्रोनाउंसिएशन को समझेगा। ठीक, तो उसको अलग अलग शब्द भी आएंगे, कैसे उसे शब्द को प्रोनाउंस करना है, कैसे सेंटेंस में बोलना है, कहाँ पॉज लेना है। तो ये सारी चीजें लिसनिंग से ही हम सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे कहीं पे विदेशी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और वहां पे आप देखोगे कि छोटा सा ही बच्चा रहेगा, वो कई भाषाएं सीख लेगा, कई भाषाएं वो बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा। तो जहां जैसे टूरिस्ट आते हैं वैसा वो टूरिस्ट गाइड जो है वो बोलने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सारा लिसनिंग से ही हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 था, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम और छोटा सा एड्रेस अपने सिटी का दे देंगे, और सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। तो यहाँ डियर प्रिंसिपल ना लिख करके आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड
रिस्पेक्टेड और प्रिंसिपल ना लिख करके सर या मैडम, अगर सर है तो सर और मैडम। रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपना क्लास और सेक्शन आप मेंशन कर दोगे और यहां आप नेम भी आप मेंशन करेंगे। आई एम आनंद ऑफ क्लास 9th ए, इस तरीके से। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ फुल फी कंसेशन फॉर करंट एकेडमिक ईयर ड्यू टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजन, यहां पे आपको रीजन जो है वो भरना था। माई फैमिली इज करेंटली फेसिंग, तो इधर यहां पे आपको क्या स्पेसिफिक डिटेल्स आपकी भर देना था, जैसे आपके फादर की जॉब चली गई है किसी वजह से या कोई और मिसहैपनिंग हो गई है, तो दिस सिचुएशन हैज मेड इट डिफिकल्ट टू अस मैनेज द स्कूल फीस। आई हैव अटेंडेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग लिस्ट द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगा देने हैं। टू सपोर्ट माई रिक्वेस्ट, आई kindly request you consider my application and grant fee concession to help me continue my education without undue financial stress. Thank you for your understanding and support, और यहाँ पे आपका योर सिंसियरली और आपका नीचे नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते थे अपने फीस माफी के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका रह जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूं। देखिए, यूज द फॉलोइंग इडियम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो यहाँ पे आपको इडियम्स यानी कि मुहावरा यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश का, और इसको सेंटेंस में आपको बनाना है। जैसे पहला है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब कि इसका मतलब होता है बहुत ही आसान काम। तो यहां पे आप लिख सकते थे दैट मैच वॉच अ पीस ऑफ केक फॉर टीम इंडिया। दैट मैच वॉच अ पीस ऑफ केक फॉर इंडिया, मतलब कि वह मैच जो है भारतीय टीम के लिए बहुत ही आसान था। इसके बाद देखिए दूसरा है बीट अराउंड द बुश। तो इसका मतलब क्या होता है, बात घुमा फिरा करके कहना। तो इसको आप लिख सकते थे डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। तो ये आप जानते ही हैं, गेट टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पे आओ। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। तो ये आपके दोनों इस तरीके से आपके सेंटेंस हो गए जिसमें आपने दोनों ही मुहावरों को यहाँ पे प्रयोग कर लिया। तो उम्मीद है इस तरीके से कि आपने सभी प्रश्नों को इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से किया होगा। और कितने नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इसी तरीके से आपको सभी पेपर्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं, रेनू मैम ने सॉल्व करा दिए हैं 4th सेमेस्टर के। तो सभी पेपर को देखिए, सभी पेपर का लिंक जो है एक प्लेलिस्ट बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी पेपर्स जितने भी हुए हैं वो सभी पेपर्स, यानी कि आज आपके पेपर सभी खत्म भी हो जाएंगे तो 8 पेपर्स के सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएंगे। और चैनल पे आपको आने वाले समय में यूपी टेट और सीटेट से जुड़ी भी जानकारी भी आपको मिलेगी, क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से अपने पेपर को मिला लें और उनको पता चल जाए कि उन्होंने कितना सही किया है। ठीक, तो इस तरीके से उम्मीद है कि सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस लगातार मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, सभी सूचनाएं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेकर के आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।